वेलकम टू बूस्टर प्राइम एकेडमी। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं बूस्टर प्राइम एकेडमी में। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इसके पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा था। हमने पढ़ा था पुष्प की संरचना, पुष्प क्या होता है, उसके बाद से पुष्प में कितने चक्र होते हैं, उसकी संरचना में हमने पढ़ा था 4 चक्र होते हैं। पहला था पुंकेसर, स्त्री केसर और दलपुंज और बाह्यदलपुंज। अब हमने क्या किया, उसका धीरे धीरे हमने क्या किया, डेफिनेशन भी पढ़ा, डेफिनेशन हमने बनाया, फिगर के माध्यम से भी देखा, हर तरह से उसका वो किया, अध्ययन किया। अब हम क्या करेंगे, उसकी संरचना पे बात करेंगे। पहले हम पुंकेसर की संरचना पे बात करेंगे, फिर स्त्री केसर की संरचना पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पुंकेसर क्या है, पुष्प का नर भाग है। ये मैंने पहले वीडियो में भी आपको क्लियर किया है कि पुंकेसर क्या है, पुष्प का नर भाग है, और स्त्री केसर क्या है, पुष्प का मादा भाग है। ये आपको क्लियर है। नीचे लिखा हुआ है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी ये पुष्प का क्या है, मेल पार्ट है, यानी नर भाग है। नीचे है, इसके बाद से हमको ये पढ़ना है पुष्प पुंकेसर यानी पुमंग की क्या संरचना है। उसके बाद से हम कवर करेंगे एंथर, यानी पुंकेसर में कितने कितने प्रकार के संरचनाएं पाई जाती हैं, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद से है एंथर के बाद से है परागकोश की संरचना हम अध्ययन करेंगे, परागकोश की संरचना। उसके बाद से हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी क्या है, किसे कहते हैं, होता क्या है लघु बीजाणुधानी, कहाँ पाया जाता है पुष्प में, ये सब हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद से है लघु बीजाणुधान की संरचना, यानी इसकी संरचना, उसका भी हम क्या करेंगे, संरचना देखेंगे, किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है। फिर है उसकी संरचना में हम उसके बाद से हम पढ़ेंगे टेपिटम किसे कहते हैं, टेपिटम स्तर क्या होता है, मध्य स्तर क्या होता है, आंतरिक परत क्या होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से क्या करते हैं, पुंकेसर के बारे में पढ़ के फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, देखिए पुंकेसर, पुंकेसर क्या है, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में क्लियर कर रखा है कि ये क्या है, पुष्प का नर भाग होता है। ये क्या करता है, परागकणों का निर्माण करता है। ये जनन के लिए काफ़ी सहायक होता है। ठीक है, अब हमने क्या बताया था हमने आपको कि पुंकेसर में, यहाँ तक तो लेक्चर में हो गया था, यहाँ तक क्या हुआ था, मैंने लेक्चर में कवर किया था कि पुंकेसर में 2 संरचनाएँ पाई जाती हैं। एक है तंतु, इसको पूतंतु भी कहा जाता है, दूसरा है परागकोश। क्या है, परागकोश। ठीक है, दूसरा क्या है, परागकोश है। तो हमें परागकोश के बारे में भी पढ़ेंगे और इस तंतु के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन दोनों संरचनाओं को हम लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है, यहाँ देखेंगे तो बच्चे ध्यान से देखेंगे कि ये जो है, ये पूरा संरचना जो है वो क्या है, पुंकेसर कहलाता है। अर्थात पुंकेसर में 2 भाग होंगे, परागकोश जिसे हम एंथर भी कहते हैं, निचला जो है उसे हम तंतु कहते हैं, जो क्या होता है, हल्का पतला होता है, काफ़ी पतला होता है, इसे हम कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं, तंतु। इंग्लिश में इसे हम फिलामेंट भी कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, और उसके बाद है परागकोश। ठीक है, आगे हमने क्या किया है, थोड़ा इसको और जूम करके ये दिखाया है कि परागकोश कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है, तो मैं बोलूँगा कि द्विपालिक होता है। क्या होता है, देख रहे हैं आप, 2 भागों में बटा हुआ संरचना है, 1 और 2। तो हम ये लिखते हैं कि परागकोश क्या है, द्विपालिक होता है। ठीक है, उसके बाद से है आपको हम दिखा रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, इसका हम टीएस काटते हैं, टीएस सेक्शन जब काटते हैं, यानी किसी पराग को हम क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं, तब हमें क्या क्या संरचनाएं दिखाई देती हैं। आपको ऊपर भाग जो भाग है, टोपीनुमा संरचना है, ये इसके ऊपर का भाग है, ये वाला भाग है। निचला वाला जो संरचना है वो आपको ये दिखाया जा रहा है, जिसमें क्या है, परागकण दिख रहे हैं हमें। ठीक है, प्रकोष्ठ दिख रहे हैं, प्रकोष्ठ है। उसके बाद से लघु बीजाणुधानी दिख रही है। ठीक है, और ये पूरा परागकोश हमें दिखाई दे रहा है। ये परागकोश का बाह्य संरचना है, यानी ऊपर से देखते हुए परागकोश हमें ऐसा दिखाई देता है, और जब हम इसका अंदर से अध्ययन करते हैं तो हमें परागकोश कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। फिर से हम इसके अंदर और जाते हैं तो हमें प्रकोष्ठ के अलावा यहाँ आपको पूरी लघु बीजाणुधान की संरचना हमने बना रखा है, तो कुछ ऐसा संरचना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला है परागकोश। परागकोश क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए परागकोश, परागकोश के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फिगर आप देख पा रहे हो, फिगर आप देखे ही हो। परागकोश को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में से हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंथर होता क्या है। तो यहाँ देखेंगे एंथर क्या है, सबसे पहले ये क्या है, तो हम कहेंगे ये पुष्प का, किसका, पुष्प का नर भाग का संरचना है। नर भाग का, भाग कह लो या संरचना कह लो, उसके नर भाग का क्या है, संरचना है, जो कि आपको ऐसे हमने दिखाया था। ठीक है, ये क्या है, यही है परागकोश। यही क्या है, परागकोश, जो आपको ऊपर से ऐसा दिखाई देता है। ठीक है,
तो ये परागकोश है। परागकोश क्या है? हल्का चपटा होता है और अंडाकार संरचना होता है। चपटा अंडाकार संरचना होता है। दूसरी बात हम लिखते हैं कि परागकोश क्या है? एक उत्तकीय संरचना है। क्या है? उत्तकीय संरचना है। ये क्या है भाई? संरचना। उत्तकीय संरचना क्या होता है? जहाँ तक आपको पता होगा, लगभग मुझे लगता है सबको पता होगा, हमने एक सीरीज पढ़ा है, ट्वेल्थ में नहीं, हमने 10th में 9th में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोशिका पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोशिका। कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है उत्तक तंत्र, उत्तक तंत्र, और उत्तक तंत्र से बनता है अंग। ठीक है, अंग से बनता है अंग तंत्र, अंग तंत्र, और अंग तंत्रों से मिलकर क्या बनता है? पूरा शरीर बनता है किसी का भी। ठीक है, तो ये सीरीज आपने पढ़ रखा है। तो वही बात है, मैंने ये बोला कि आप ये जो भी संरचना देख पा रहे हो, ये पुष्प का नर भाग का संरचना है। ये किसका बना है? तो ये उत्तक का बना है। किसका बना है? उत्तकीय संरचना होता है, उत्तक का बना होता है ये। ठीक है, चलिए आगे। ये अगला है कि ये क्या होता है? द्विपालिक होता है। क्या होता है? द्विपालिक होता है, अर्थात दो भागों में बटा रहता है। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये। देखिए जरा, चौथा कमेंट हम लिखेंगे, यह द्विपालिक होता है, द्विपालिक होता है। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, इसके ऊपर का संरचना देख के बात कर लिया। अब हम थोड़ा एक और पॉइंट लिख लेंगे इसमें। यह भूतंतु, आप देख पा रहे होगे फिगर में, क्या देख रहे हो आप कि भूतंतु। ठीक है, नीचे आपका जो सिलेंड्रिकल टाइप है, जो लंबवत संरचनाकार है, बेलनाकार जो संरचना दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्या है? हमारा परागकोश टिका हुआ है। तो हम इस बात को भी इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, यह भूतंतु, भूतंतु के ऊपरी, भूतंतु के ऊपर स्थित होता है, ऊपर स्थित होता है। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, इसका ऊपरी संरचना को देख के बता दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा अंदर के बारे में बात कर लेंगे। 6वां पॉइंट हमने ये लिखा है कि ये भी आप इसमें देख रहे थे। देखो, ये हमने अभी तो जो भी पढ़ा, इसको देख के पढ़ा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी आएंगे। तो हम ये देखते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं, टीएस लेते हैं। क्या लेते हैं? टीएस लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है कि हम इसमें कुछ ऐसा संरचना दिखाई देता है। ठीक है, ये सब कुछ संरचनाएं हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तो हमने ये पढ़ा है अभी कि इसमें क्या होते हैं, ये दो द्विपालिक में बटा होता है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। ठीक है, और हम ये कहेंगे कि आप देख रहे हो कि दोनों पालियों में दो क्या है, कुछ चेम्बर लाइक जैसा संरचना है। ठीक है, तो हम इस बात को भी उसमें मेंशन करेंगे। तो हमने जब उसके आंतरिक संरचना को देखा, तो हमने ये देखा कि प्रत्येक पाली में, पाली का मतलब क्या है, ये प्रथम पाली और ये द्वितीय पाली, प्रत्येक पाली में क्या होता है, दो दो चैम्बर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चैम्बर यानी प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम क्या कह रहे हैं कि 7वां पॉइंट हमें लिखते हैं कि परागकोश में ही क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, अर्थात मेल गैमीट का निर्माण होता है। ठीक है, कि हम कहेंगे कि परागकोश में पराग कण का निर्माण होता है। ठीक है, इतना आपने पढ़ा। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग से देखते हैं, पुष्प का यह नरभाग है। ठीक है, उसके बाद ये चपटा अंडाकार संरचना होता है, जो उत्तकीय संरचना है। यह द्विपालिक होता है, जिस प्रत्येक पालियों में क्या होता है, दो चैम्बर पाए जाते हैं। जो ऐसे हमने संरचना बना रखा था, उसमें ऐसा कुछ संरचना था कि प्रत्येक पालियों में क्या होते हैं, दो चैम्बर पाए जाते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो, 2 चैम्बर इधर हैं। ठीक है, और 2 चैम्बर क्या है, इधर है। तो वही हमने लिखा कि प्रत्येक पाली में, प्रथम पाली का और द्वितीय पाली, एक पाली में क्या होता है, 2 चैम्बर, दूसरी पाली में भी 2 चैम्बर पाया जाता है। ठीक है, इसी चैम्बर के अंदर क्या होते हैं बाबू, इसी चैम्बर के अंदर, इसी प्रकोष्ठ के अंदर क्या होते हैं, परागकण भरे होते हैं। क्या होते हैं? परागकण भरे होते हैं, जिसको हमने लिखा कि परागकण क्या होते हैं, परागकोश में बनते हैं। देखिए यहाँ पे परागकोश में क्या होता है, परागकण बनता है। ठीक है, ये तो था आपका परागकोश का, ठीक है, पूरा डिटेल संरचना आपने पढ़ा। परागकोश का संरचना हो गया, परागकोश क्या होता है वो भी आप लोग जान गए। ठीक है, अब हम चलेंगे तंतु किसे कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या था, ये हो गया। ठीक
ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तंतु किसे कहते हैं इसको पढ़ेंगे। चलिए, तंतु, इंग्लिश में इसको फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट क्या होता है? ठीक है, फिलामेंट क्या होता है? पुंकेसर का, लिखेंगे फिर से, पुंकेसर का दूसरा भाग या संरचना है, भाग होता है। ठीक है, क्या होता है? दूसरा भाग होता है जो क्या है, जो पतला लंबवत व नलिकाकार संरचना होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो परागकोश के, परागकोश का निचला या उसके नीचे पाया जाने वाला संरचना है। ठीक है, ये क्या है? एक वेजिटेटिव पार्ट होता है उसका, पुमंग का या पुंकेसर का। ठीक है, ये क्या करेगा? उसको बेस प्रदान करता है। जो एंथर होता है, परागकोश होता है, उसको ये क्या करता है? बेस प्रदान करता है। ठीक है, तो ये था आपका तंतु। अब हम आगे देखेंगे, सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि परागकोश में, ठीक है, इसके अलावा भी जो परागकोश में अभी आपने क्या देखा था कि उसके अंदर लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? लघु बीजाणु धानी पाया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा लघु बीजाणु धानी की संरचना। क्या पढ़ेंगे? लघु बीजाणु धानी की संरचना। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी कोई पूछता है लघु बीजाणु धानी की संरचना और परागकोश की संरचना, तो हम क्या करते हैं? दोनों को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि परागकोश के अंदर क्या होता है, ध्यान देंगे, देखिएगा, परागकोश के अंदर क्या होता है? लघु बीजाणु धानी होता है। लघु बीजाणु धानी होता है। लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है? प्रकोष्ठ होता है। क्या होता है? प्रकोष्ठ होता है, चैम्बर होता है जिसमें परागकण बनते हैं। ठीक है, वो चैम्बर है। प्रकोष्ठ क्या है? वो द्विपालिक चैम्बर है जिसमें क्या होते हैं? परागकण बनते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर चैम्बर होता है। इस चैम्बर के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। तो इस सीरीज को भी ध्यान रखेंगे। परागकणों के अंदर क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक बोलते हैं, मेल गैमिट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सीरीज आपको ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या पढ़ा था? परागकोश का संरचना पढ़ा था, उसके ठीक अगला ही क्या पॉइंट क्या है हमारा? लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो दोनों को हम एक साथ ही पढ़ते हैं। तो परागकोश की संरचना ये भी वही है। ठीक है, लघु बीजाणु धानी की संरचना, दोनों को हम एक साथ ही पढ़ते हैं। तो जरा देखेंगे यहाँ पे कि इसमें क्या है? 3 स्तर पाए जाते हैं। हम पहले लिखते हैं कि जो लघु बीजाणु धानी है इसमें क्या होते हैं? 3 स्तर पाए जाते हैं, या एक मैनली रूप से बोला है तो 4 स्तर पाए जाते हैं। एक सबसे बाहरी परत होता है जो इसे बाहर ओर से रक्षण प्रदान करता है, बाहरी तरफ से इसको सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद से इसका आता है प्राथमिक स्तर। ठीक है, उसके बाद से आता है मध्य स्तर, उसके बाद से आता है अंत स्तर, उसके बाद से आता है टेपिटम। क्या आता है? टेपिटम। बाह्य स्तर मैंने कहीं लिखा होगा इसको। ठीक है, एक होता है, चलिए ठीक है, बाह्य स्तर। दूसरा है मध्य स्तर, मध्य स्तर। तीसरा है आंतरिक स्तर, आंतरिक स्तर। और चौथा है इसका टेपिटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेपिटम। क्या है? जो आप यहाँ देख रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें टेपिटम है। ये बहुत पूछता है, पेपर में ये आता है, तकरीबन 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि टेपिटम क्या है, टेपिटम किसे कहते हैं। कभी कभी पूछता है टेपिटम क्या है, इसका क्या कार्य है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो आता है टेपिटम। ठीक है,
इसके बारे में, ठीक है ना। तो बाह्य स्तर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी के बाहर का जो स्तर होता है उसे हम बोलते हैं बाह्य स्तर, जो इसे बाहर की तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। मध्य स्तर क्या होता है, आंतरिक स्तर और बाह्य स्तर के मध्य वाला जो स्तर पाया जाता है, लेयर होता है, संरचना होता है, उसे हम बोलते हैं मध्य स्तर। आंतरिक स्तर क्या होता है, टेपिटम के तुरंत पीछे या पहले ही क्या होता है, आंतरिक स्तर पाया जाता है, ठीक है। तो ये आंतरिक, ये सारे स्तर क्या करते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से देखेंगे जो टेपिटम है, क्या है, टेपिटम है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछता भी है। देखिए इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत तुलना कर लेंगे। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसी के साथ, इसी के जैसा एक और कोशिका है जो इसी के जैसे कार्य करता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो देखेंगे टेपिटम आपका यहाँ है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाला ये इंपॉर्टेंट होता है, पेपर के स्तर पे पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है, 2-3 नंबर में पूछ दिया जाता है। उसके बाद से सर्टोली कोशिका है। मैं आप पूछूँगा कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सर्टोली कोशिका जो है ये आपके तीसरे चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, सॉरी दूसरे चैप्टर में आपको मिलेगा, मानव जनन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। तो कोई बात नहीं, दोनों का कार्य लगभग एक जैसा होता है, तो आप इन सबको जितना कंपेरेटिव करके पढ़ेंगे उतना ही क्या होगा, आसान रहेगा आपके लिए। आगे का भी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी और ये भी याद रहेगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम क्या करते हैं किसी चीज़ में अंतर करके पढ़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है, और चीज़ें अच्छी तरह से याद भी होती हैं, तो ठीक है। टेपिटम क्या होता है, आपको मैंने बताया कि टेपिटम क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह पराग कोश का या पराग कोश में पाए जाने वाली लघु बीजाणुधानी के अंदर जो तीसरा सबसे आंतरिक परत होता है उसे टेपिटम कहा जाता है। ये सबसे अंदर होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, टेपिटम कहा जाता है। यहाँ देखेंगे यह पुष्प के नर भाग का पुंकेसर यानी एंड्रोसियम में लघु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है। पाया जाने वाला क्या है, संरचना है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। अब देखेंगे इसका कार्य क्या है। इसका मेनली कार्य ये है कि बन रहे पराग कणों को, ध्यान देंगे, बन रहे पराग कणों को ये क्या करते हैं, पोषण देने का कार्य करते हैं। पोषण का मतलब ये होगा खाना देने के कार्य करेंगे, यानी उसको कुछ ना कुछ खाद्य मटेरियल देने का ये कार्य करते हैं। उनको ये क्या करेंगे, पोषण देंगे। क्यों पोषण देंगे भाई, क्योंकि उस पोषण को लेके ये क्या करेंगे, जो परागकण बन रहे हैं वो अच्छे से और प्रिपेयर होंगे, अच्छे से बन जाएंगे। चलिए, तो ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, बन रहे परागकणों को ये क्या करेंगे, पोषण देने का कार्य करता है, उसे क्या कहता है, टेपिटम कहा जाता है। ये तो इसका वर्क हो गया, ये वर्क है, ठीक है। ये आप परिभाषा के रूप में ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह पुष्प का नर भाग के पुंकेसर यानी लघु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाने वाला सबसे आंतरिक परत होता है, जिसे हम टेपिटम कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, यह क्या करता है, बन रहे परागकणों, प्रकोष्ठ में बन रहे परागकणों को पोषण देने का कार्य करता है तथा उनके वृद्धि का कारण भी बनता है। यानी क्या होता है, अगर बात सही है, जो टेपिटम है अगर ये न रहे तो कहीं ना कहीं जो परागकण होते हैं वो अनमच्योर रह जाएंगे, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अगला क्या है, तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन का श्रवण करता है। क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन नामक एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, ये उसका श्रवण करता है। स्पोरोपोलेनिन जब आपको बताया जाएगा, परागकण के बारे में बताएंगे, किसके बारे में, परागकण, ध्यान देंगे, परागकण के बारे में हम कह रहे हैं, ठीक है ना। परागकण जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि उसमें एक स्तर होता है, वो क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। तो ये स्पोरोपोलेनिन निकालेगा तभी तो उसका स्तर बनेगा, परागकणों का स्तर बनेगा, तो ये इसका महत्व होता है, ठीक है। अब हमने ये क्यों लिखा, सर्टोली कोशिका क्यों लिखा, तो जो वर्क क्या है, टेपिटम का है, ठीक है, जो वर्क क्या है, टेपिटम का है। सेम कुछ वैसा ही वर्क क्या होता है, इसका भी है। चूंकि ये प्लांट में है, ये किस में है, ये किस में है, तो मैं कहूँगा ये किस में है, ये प्लांट में है। किस में है, प्लांट में है। ये किस में है, तो हम कहेंगे ये क्या है, मानव में है। कहाँ है ये, मानव में है। किस में है ये मानव में है, ठीक है। ये हमें पढ़ना है ह्यूमन में, ठीक है, ये हमें पढ़ना है प्लांट में। तो दोनों को एक साथ कंपेरेटिव करके पढ़ लेते हैं। तो ये आपने जान गए। अब हम क्या करेंगे, सर्टोली सेल कुछ ऐसा ही होता है। देखिए क्या होता है, ये मानव के वृषण के शुक्रजन नलिकाओं में पाए जाते हैं। जिस प्रकार यह पुष्प के नर भाग के पुंकेसर के लघु बीजाणुधानी के अंदर, ठीक है, लघु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है, उसी तरह से ये क्या होता है, मानव के वृषण के शुक्रजन नलिकाओं में पाया जाने वाला कोशिका है या कोशिकीय स्तर है, ठीक है। जिस प्रकार ये क्या करता है, बन रहे परागकणों को पोषण देने का कार्य करता है, उनको वृद्धि कराता है, उसी प्रकार क्या करता है, जो सर्टोली सेल होते हैं, सर्टोली स्तर होते हैं, वो क्या करते हैं, बन रहे शुक्राणुओं को, इससे तो सभी मुझे लगता है कि भली बात परिचित होंगे। बन रहे शुक्राणुओं को क्या करते हैं, पोषण देने का कार्य करते हैं। यही बात है, इसीलिए हमने क्या किया, सर्टोली को और टेपिटम को एक साथ लेके चला, ठीक है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं
ये उसके 3 स्तर थे, 1 2 3, और इसमें एक होता है जो इधर मैंने बनाया है 4। ठीक है, इसमें मैंने कुछ छोड़ दिया, थोड़ा इसको भी ध्यान दे लेंगे। एक मातृ कोशिका होती है। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? पराग कोश की संरचना पढ़ा, उसमें लघु बीजाणुधानी देखा, लघु बीजाणुधानी में 3 स्तर देखा। उस 3 स्तर के बाद जो प्रकोष्ठ होता है, चेंबर होता है, उसके अंदर एक कोशिका अवस्थित होती है। उस कोशिका को हम कहते हैं मातृ कोशिका। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मातृ कोशिका। क्यों मातृ कोशिका कहते हैं? क्योंकि यही कोशिका है जो पराग कणों का निर्माण करता है। ठीक है, यही कोशिका क्या करता है? पुष्पों में, पराग कोश में, लघु बीजाणुधानी के अंदर, प्रकोष्ठ के अंदर पराग कणों का निर्माण करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मातृ कोशिका कहा जाता है। ये जो कोशिका है ये आकार में बड़ा होता है, साइज में क्या होता है? ये बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, इस यहाँ पे देखिए पराग कणों का निर्माण कराती है। ये आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये पराग कोश के जो चेंबर होते हैं, जो प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, उसमें ये क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मातृ कोशिका। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो मातृ कोशिका होती है, प्राइमरी मदर सेल, क्या बोलेंगे? PMC बोल देंगे, PMC, प्राइमरी मदर सेल। ठीक है, जो प्राइमरी मदर सेल होता है, अब बस इतना ही इसको जानिएगा कि प्राइमरी मदर सेल क्या करता है? पराग कणों का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हमने लघु बीजाणुधानी पढ़ लिया, पराग कोश पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन के बारे में। चलिए, लघु बीजाणु जनन, तो यहाँ ध्यान देंगे कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। देखेंगे लघु बीजाणुधानी में, धानी में मतलब क्या है मेरा? हमारे कहने का मतलब यह है कि कुछ इस वाले संरचना में, यहाँ देखेंगे फिगर में, कुछ इस वाले संरचना में, मैं तीनों लेयर को नहीं बना रहा हूँ क्योंकि समझाना है तो उतना लेंदी नहीं ले जाऊँगा, बस मैं फिगर के जरिए समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल बनते कहाँ हैं। यही कंसेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं होता है तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम इसको क्लियर करते चलते हैं फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये पराग कोश है, इसके अंदर एक क्या है? संरचना है, जिसको हम लघु बीजाणुधानी हम कह रहे हैं। इसके अंदर जो ये लघु बीजाणुधानी जो है, जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो चेंबर है, इसके अंदर एक मातृ कोशिका होती है। मैंने ये बता रखा है आपको, मातृ कोशिका होती है। इस प्रकोष्ठ के अंदर पराग कणों के बनने की प्रक्रिया को क्या होता है? पराग कणों के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या कहा कि लघु बीजाणुधानी में, या आप डायरेक्ट कहोगे यहाँ से सीरीज पकड़ो पूरा, पराग कोश में, पराग कोश में लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होगा? लघु बीजाणु क्या होगा? लघु बीजाणुधानी के अंदर प्रकोष्ठों में पराग कणों के बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, या हिंदी में बोलेंगे लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, ये है आपका उसका परिभाषा हो जाएगा कि यानी एक पुष्प है, पुष्प के अंदर ये मेल वाला पार्ट है, इस मेल पार्ट के अंदर परागकोश के लघु बीजाणुधानी के अंदर, प्रकोष्ठ के अंदर पराग कणों के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? परागकण बन गए। अब हमने अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? इससे जो भी परागकण बना है, ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या होता है परागकण, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, आप लोगों को तो पता चल गया। ये क्या प्रक्रिया होती है, कैसे ये बनते हैं, ठीक है, उनमें कैसे डिवीज़न होते हैं, सारे डिविजन्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, कौन सी क्या क्या प्रक्रिया इनको करना पड़ता है बनाने के लिए, उसके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे परागकण क्या होता है, परागकण की संरचना क्या होता है, उसमें आपको बताया जाएगा 2 लेयर के बारे में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।